हाँ जी, देखिए, हमने हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। तो हमने उसका पेज नंबर H10 तक रीड कर लिया था। H10 में पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों से या पुर्तगाली किस अकॉर्डिंग अपना व्यापार कर रहे थे, कैसे व्यापार कर रहे थे, ठीक है, और भारत में कैसे वो आ रहे थे, उनको भारत की चीज़ें कैसे आयात निर्यात या वो प्रतिबंध लगा रहे थे, मतलब रोक लगा रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ रही थी। आज हम पढ़ेंगे डच, ठीक है। डच व्यापारियों ने भारतीय व्यापारियों से आकृष्ट होकर सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। मतलब कि भारतीय व्यापार, मतलब भारत में व्यापार बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा था। जैसे हमने देखा कि 1600 ईस्वी में हमारे जो भारत है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। ब्रिटिश ने अपना शासन कर लिया था। ब्रिटिश के द्वारा कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है वो स्थापित हो गई थी और भारत में व्यापार काफी अच्छी मात्रा में हो रहा था, ठीक है। भारत में जो सूती वस्त्र है, सूत का जो काम था वो बहुत अच्छी मात्रा में चल रहा था आगे तक, जिसकी वजह से सूती मात्रा की मांग बहुत ज़्यादा हो रही थी। विदेशों में भी सूती वस्त्र की मांग हो रही थी और भारत में जो बंदरगाहें हैं उनके थ्रू, उनके द्वारा ही, उनकी सहायता से ही व्यापार किया जा रहा था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी देख रेख में सारे के सारे व्यापार कर रही थी। तो व्यापार भारत का इतनी अच्छी तरीके से चल रहा था जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी तरफ से डच जो है वो आकर्षित हुए और अपना व्यापार करना, ईस्ट इंडिया कंपनी की डच में भी स्थापना हुई। कब? 1602 में, ठीक है। मतलब कि 2 साल में भारत का जो व्यापार है वो इतना अच्छा हो गया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1602 में भारत का व्यापार इतना अच्छा होने लगा कि डच आकर्षित हुए और उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवा ली। उन्होंने पुलिकट, सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, नागपट्टनम एवं कोचीन में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। मतलब कि भारत में भी डच ने, भारत में भी डचों के द्वारा अपने जो व्यापारिक केंद्र थे, व्यापार जहाँ से कर रहे थे वो स्थापित कर दिए थे, एरिया स्थापित कर दिए थे। उन्होंने अंग्रेजी कंपनी की प्रतिद्वंदता का सामना करना पड़ा था उन्हें। किन्हें? डचों को। प्रतिद्वंदता मतलब कंपटीशन का, कॉम्पिटिटर। मतलब कि आपको पता है कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो सरकार थी, इंग्लैंड के जो लोग थे वो हर तरीके से शक्तिशाली थे पहले के टाइम पे, ठीक है। उनका जो काम था वो बहुत अच्छे से चल रहा था, वो लोग हर चीज़ में सक्षम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी थी, उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज, माइंड, पैसा वगैरह सब कुछ था। तो वो क्या कर रहे थे, वो सबको अपने अंडर करते जा रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो डच ने जब भारत पर भी अपने व्यापारिक केंद्र खोले, ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया, व्यापार करना शुरू किया, तब ये चीज़ हुई बेटा कि उन्होंने एक तरीके से आप लगा सकते हो कि अंग्रेज़ों का भी सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो रही है और आप लोगों को उस टाइम पे आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश हर जगह से शक्तिशाली थे। तो कर देना, वसूलना, कहाँ पर किस प्रकार से व्यापार किया जाएगा, ये सारा का सारा डिसीजन लिया जाता था वो ब्रिटिश लोगों के, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही लिया जाता था। इसीलिए बोला जाता है कि अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था। दोनों के बीच सन 1759 तक गंभीर प्रतिद्वंदता रही। मतलब कि डच और डच और अंग्रेजी कंपनियां, मतलब ब्रिटिश कंपनियों के बीच में 1759 तक बहुत तगड़ी, बोलते हैं ना कॉम्पिटिटर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहा इनके बीच में। अतः अंग्रेज उन्हें भारत से बाहर निकाल पाने में सफल हुए। आप लोगों ने पढ़ा कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने भारत के कुछ इलाकों में अपने व्यापारिक केंद्र खोले डचों ने। तो क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग होगा उन्हीं को तो निकाला, जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो अपने कॉम्पिटिटर को निकाल फेंकेंगे। तो वही रिजल्ट हुआ कि काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद अंग्रेजों ने डचों को भी भारत से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंग्रेजों का, मतलब अंग्रेजी व्यापार भारत में किस आधार पर कैसे चल रहे थे। पुर्तगालियों की सफलता तथा भारत के साथ व्यापार में पुर्तगालियों को होने वाले अत्यधिक मुनाफे ने अंग्रेजों को भारत की ओर आकर्षित किया। मतलब कि
डच अपना व्यापार कर रहे थे, ठीक है, डचों के द्वारा व्यापार किया जा रहा था। उसी के बाद आप देख सकते हैं कि साथ साथ आप ये चीज़ नोट करिए कि व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। क्यों? पुर्तगाली भी, डच भी भारत के व्यापार से आकर्षित हो रहे थे, तो वो भारत में अपने व्यापारिक केंद्र खोलना चाह रहे थे। तो क्या था कि व्यापार काफ़ी अच्छी मात्रा में चल रहा था और उसी का फायदा उठाया किन्होंने? अंग्रेजों ने। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा प्रदान किए गए एक चार्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बेटा अंडरलाइन करिए इस लाइन को। 31 दिसंबर 1600 में को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा प्रदान किए गए एक चार्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। मतलब 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी थी कौन? एलिजाबेथ। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आंसर आएगा 31 दिसंबर 1600। ठीक है, किसके द्वारा की गई? ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन, तीसरा क्वेश्चन, ब्रिटेन की 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, या फिर किसके द्वारा चार्ट लागू किया गया? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। समझ आ गई? इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए कहती हूँ अंडरलाइन करते रहो, अपनी लाइन अपने पॉइंट करते रहो, अपने पॉइंट जहां पे आपको लगे इंपॉर्टेंट है उसको पॉइंट आउट करते रहिए। इस चार्ट द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर कंपनियों का एकाधिकार प्रदान किया गया। मतलब कि चार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हम कोई कंपटीशन करते हैं, ठीक है, आप लगा लीजिए अगर आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं, तो बेटा ये चीज़ बताइए कि कंपटीशन के दौरान आप लोग रूल्स की डिटेल्स बनाएंगे कि ये चीज़ होनी चाहिए, इस क्लास से, इस क्लास ग्रुप से लेके इस क्लास ग्रुप तक इस कंपटीशन में है, ये लोग इसमें हैं, ये लोग इसमें जाएंगे, इस एज ग्रुप के इसमें जाएंगे, ये सारी चीज़ें अपन डालते हैं। तो ऐसे ही चार्ट बनाया जाता है, लिस्ट बनाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे काम होते हैं, चाहे वो टैक्स का लगा लीजिए, चाहे वो आप लोग देख सकते हैं कि इस जगह ये वाला व्यापार होगा, इस जगह ये वाला व्यापार होगा। ठीक है, तो उस चार्ट के थ्रू ही पूरा व्यापार किया जा रहा था। इसका अर्थ यह था कि इंग्लैंड का कोई भी अन्य व्यापारी वर्ग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार में प्रतिद्वंद्विता नहीं कर सकता और न ही किसी प्रकार की कोई चुनौती दे सकता था। सीधी सीधी बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा चालू की गई? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो क्या हुआ? उन्होंने अपना चार्ट लागू किया। सीधी सीधी बात है, उस चार्ट में वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो होने वाली है व्यापार से रिलेटेड। ठीक है, कहाँ किसके साथ व्यापार किया जाएगा, कब किसको क्या भेजा जाएगा, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, वो धीरे धीरे चेंज भी किया जाता था। सीधी सीधी बात है, पूरा पावरफुल जो था वो थी ब्रिटिश सरकार, है ना। अंग्रेजी सरकार पूरी तरीके से पावरफुल थी। तो वो क्या होता था कि कोई भी ब्रिटिश सरकार के या फिर ईस्ट इंडिया के अगेंस्ट कोई काम कर ही नहीं सकता था। ठीक है, कोई भी देश या कोई भी व्यापारी मंडल था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट कोई काम कर ही नहीं सकता था और न ही किसी प्रकार की चुनौती दे सकता था। इस चार्ट के प्राप्त होने से कंपनी नए प्रदेशों की खोज में समुद्र पार भी जाती थी। मतलब कि अब आपको एक बात पता है, आपने अपना घर बना लिया, ठीक है, आपने घर बना लिया, सीधी सीधी बात है, मेंटेनेंस तो मांगता है ना, उसमें आप चेंजेस भी करोगे कभी कभी। हम हमने अपने रूम की सेटिंग भी चेंज कर लेते हैं, आज बेड इधर है तो कभी इधर कर लेते हैं, ऐसा होता है ना, नॉर्मल सी चीजें हैं ये वाली। तो क्या होता था बेटा कि ये सारी चीजें होती है, जैसे कि आपने घर बना लिया तो उसमें मेंटेनेंस लगेगा, टाइम टू टाइम उसमें आपको पेंट भी कराना है। ठीक है, आपका फर्नीचर है, आप अगर वो खराब भी हो जाता है उसको भी ठीक कराते हैं। तो क्या होता है कि अब हमने एक बिजनेस रख दिया, लेकिन धीरे धीरे उस बिजनेस को बढ़ाना भी तो पड़ेगा ना। अब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोल दी, स्थापित कर दी। अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है बेटा कि वो ज़्यादा मतलब कि आप लगा सकते हैं कि वो
कभी उसको बढ़ाने के लिए और देशों के साथ भी व्यापार करना, और देशों के साथ भी जो रिलेशन है वो अच्छा करना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए वो और चीजों की खोज के लिए समुद्र पार भी जाते थे, जहां से वह माल कम दामों पर खरीद सके और यूरोप लाकर महंगे दामों में बेच सके। सीधी सीधी बात है, हमने पढ़ा था व्यापार का असली मतलब क्या होता है। व्यापार का मेन मतलब ये होता है कि जो हम कच्चा माल खरीद रहे हैं वो कम दाम में हो, है ना, और जो हम बेचें, जो हम मॉडिफाई करके चीज बेचें वो ज्यादा से ज्यादा दाम में। ये चीज आप लोग जानते हैं, तभी तो एक व्यापार सक्सेसफुल जो बिजनेस है वो तभी तो कहलाएगा। तो यही चीज होती थी कि अगर वो किसी चीज की खोज में बाहर, मतलब अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चीजों को लेने के लिए समुद्र पार करके जाते थे, तो उनका मेन मकसद यही होता था, ऐसा माल खरीदे जो अच्छा हो और कम क्वालिटी का हो, सॉरी कम रेट का हो, क्वालिटी उसकी काफी अच्छी हो और रेट उसके कम हो। ठीक है, तो वो वहां से खरीदते थे और फिर दूर देशों में जाके बेचते थे महंगे दामों में। अब कंपनी की अन्य ब्रिटिश व्यापारी कंपनियों के प्रतिद्वंदन नहीं हो रही थी, मतलब कि ऐसा था कि वो काफी ज्यादा उन लगा लीजिए आप, उनको काफी ज्यादा हर काम करने की अक्ल थी, या फिर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, वो दूर दूर से जाके कच्चा माल सस्ते में खरीद रहे थे और उनको मुनाफा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो ब्रिटिश सरकार इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई, वो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई कि उनके सामने कॉम्पिटिटर, मतलब कि प्रतिद्वंद्विता करने वाला कोई व्यक्ति बचा ही नहीं। ठीक है, कोई भी कंपनी, कोई भी देश बचा ही नहीं कि उनके सामने बैठकर व्यापार कर सके। कंपनी ने शीघ्र ही निश्चित होकर अपने कार्यालय प्रारंभ किए, मतलब कि अब वो कार्यालय भी खोलने लगे, ऑफिस भी खोलने लगे। सर टॉमस रो ने मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की और पश्चिमी तट पर सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। बेटा क्या हुआ कि जो सर टॉमस रो थे, मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार के हेड थे, उन्होंने क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो हेड थे, उन्होंने बादशाह जहांगीर से व्यापार की अनुमति ली। ठीक है, कि हम आपके एरिया में भी व्यापार करना चाहते हैं, और व्यापार की अनुमति मिलने के बाद में पश्चिमी तट पर सूरत में, ठीक है, अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। तो आप प्लीज इसको अंडरलाइन करें पूरी लाइन को। सर टॉमस रो ने मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की और पश्चिमी तट पर सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो क्वेश्चन कितने बने कि सर टॉमस रो ने किससे अनुमति ली? जहांगीर, पहला क्वेश्चन। सेकंड, किस चीज की अनुमति ली? व्यापारिक केंद्र खोलने की। तीसरा, प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ खुला? पश्चिमी तट पर सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र खुला। देखा, 3 क्वेश्चन बन गए ना। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट, शीघ्र ही पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अंग्रेजों के अन्य व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गए, मतलब कि अब एक केंद्र स्थापित हुआ सूरत में, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि और अन्य जगह पर भी अन्य व्यापारिक केंद्र स्थापित होते चले गए। सन 1651 में हुगली नदी के तट पर प्रथम ब्रिटिश कारखाने की स्थापना हुई। अभी तक वो लोग बेटा व्यापारिक केंद्र खोल रहे थे, मतलब कि व्यापार करने की जगह खोल रहे थे। अब क्या हुआ, कारखाने भी खुद, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी वो लोग भारत में अपना पैर जमाना चाह रहे थे, उनको जगह चाहिए थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले हुगली नदी है बेटा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने सबसे पहला ब्रिटिश कारखाना खोला। अंडरलाइन करो इस लाइन को। सन 1651 में हुगली नदी पर प्रथम ब्रिटिश कारखाने की स्थापना हुई। क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि प्रथम ब्रिटिश कारखाना कब लगा? 1651 में। कहाँ लगा? हुगली नदी के पास। तीसरा, हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। समझ आ गई? अब आप लोग ये चीज देखिए बेटा कि जो एक कारखाना होता है, जो भी हम जैसे पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का जो चैप्टर था कि एक आवास को या एक व्यापारिक केंद्र या काम करने वाली जगह को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं,
उसमें पानी की मात्रा भी अच्छी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा चाहिए, और उसके साथ साथ व्यापार करने का एरिया, ट्रांसपोर्ट में आ गई, बाकी जलवायु भी करती है। तो बेटा इसीलिए पानी जो नदियों के आसपास इसलिए लगाया जाता था, पानी की मात्रा पूर्ण रूप से मिल सके और सामान अच्छे से मंगाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में कि फ्रांस का व्यापार किस प्रकार पर कैसा चल रहा था। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी भी डचों एवं अंग्रेजों की नकल कर रहे थे। उन्होंने सन 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी की स्थापना की। अंडरलाइन करिए, सन 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बनता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? आंसर है 1664 में। 1668 में भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र की स्थापना सूरत में की गई। ठीक है, अंडरलाइन करिए इसको दोबारा। 1668 में भारत में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र की स्थापना सूरत में की गई। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे कि फ्रांस के द्वारा सबसे पहले व्यापारिक केंद्र कब खोला गया? आंसर आएगा 1668। ठीक है, उसके बाद में कहाँ खोला गया? सूरत में। समझ आ गई? तो बेटा इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक तरीका बता रही हूँ इन बिटवीन क्वेश्चंस फाइंड आउट करने का। ठीक है, ये होते हैं वे कि आप इन बिटवीन क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। समझ आ रही है? तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो आपका जो होमवर्क होगा इन बिटवीन क्वेश्चंस फाइंड आउट करने का और इवनिंग तक मुझे सेंड करने का, तो आप ऐसे भेजेंगे। ठीक है, भारत में उनकी प्रमुख बस्तियां पौंडीचेरी, चंद्रनगर एवं माहे में थी। मतलब कि ये जो मेन उनका जो सेंटर पॉइंट था व्यापार करने का वो थे। नेक्स्ट है पेज नंबर H11 पे, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष एवं कर्नाटक युद्ध। मतलब कि फ्रांस के बीच और फ्रांस का जो संघर्ष था, वो फ्रांस ने जितनी मेहनत करी भारत में अपना पैर जमाने के लिए, भारत में अपना व्यापार जमाने के लिए, वो और उसी के साथ साथ कर्नाटक का युद्ध। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह के पास एक याचक के रूप में आई थी। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक तरीके से लगा लीजिए आप, जो मुगल बादशाह थे उसके पास गई थी एक तौर पर अपना काम बसाने के लिए कि हाँ हम यहाँ पर ये काम करेंगे और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा ये इस चीज़ तौर पर। ठीक है, एजेंट के तौर पर। परंतु दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति सुदृढ़ होती गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य की पतनोमुखी दशा पर भरपूर लाभ उठाने का निश्चय किया। क्या हुआ कि जैसे वो गए थे एक तरीके से मदद लेने के लिए, एक तरीके से परमिशन लेने के लिए कि हमें भारत में क्या करना है, हमारा व्यापारिक केंद्र खोलना है। ठीक है, तो उसको परमिशन मिल गई, उसने खोल लिया। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो कंपनी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई। और उसके बाद में जब औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, अब आप लोगों को बेटा ये बात पता है कि जब एक एरिया का बहुत अच्छा शासक है, बहुत अच्छा मतलब कि मान लीजिए आप कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर राजा है या फिर कोई सरकार है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और एकदम से वो गिर जाए, ठीक है, या राजा की डेथ हो जाती है या फिर जो सम्राट होता है, शासक होता है, नवाब होता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है कि उनकी जो लगा सकते हैं आप, उनका जो साम्राज्य है वो एक तरीके से बिखर जाता है ना। तो ऐसा ही हुआ कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उनका जो साम्राज्य था उसकी हालात इतने अच्छे नहीं थे, वो बिखरते जा रहे थे। और क्या किया, अंग्रेजों ने उसी चीज का फायदा उठाया। ठीक है, कि उनको पता था इनका राजा जा चुका है, अब यहाँ पे भूखमरी भी आएगी, आपस में लोग लड़ेंगे, मरेंगे। तो उस चीज का फायदा उठाया किसने? उस चीज का फायदा उठाया बेटा अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने बेटा हमेशा फायदा ही उठाया है। ठीक है, जो अंग्रेजों ने इतने सालों तक हम भारत पे राज किया है, तो वो सीधी सीधी बात है उनके द्वारा फायदा ही उठाया गया था। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी कंपनी की भी यही अभिलाषा थी। अंग्रेजों ने मतलब फ्रांसीसी कंपनी भी यही चाहती थी कि जैसे जैसे अंग्रेज फायदा उठा रहे हैं,
ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस तरीके से फ़ायदा उठा रही है भारत का, तो उसी तरीके से फ्रांसीसी भी यही सोच रहे थे कि हम भी फ़ायदा उठाएं। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और डचों को बिना किसी कठिनाइयों के अपने रास्ते से हटा दिया, परंतु फ्रांसीसी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अभी हम पढ़ के आए हैं क्या कि अंग्रेजों के द्वारा डचों और पुर्तगालियों को अपने रास्ते से हटा दिया और इजीली उन्होंने हटा दिया था, लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति भारत में आई और उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र खोलने शुरू किए, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए ना व्यापारिक केंद्र खोले थे, जब उन्होंने व्यापारिक केंद्र खोलने शुरू किए तो क्या हुआ कि बेटा फ्रांसीसी क्रांति को सॉरी फ्रांसीसी राज्यों को, जो फ्रांसीसी सरकार थी उनको हटाने में अंग्रेजों को मतलब ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजों की मद्रास में बस्ती थी जिसकी उन्होंने किलाबंदी कर रखी थी, मतलब कि अंग्रेजों ने अपना एक पर्सनल एरिया भी बना लिया था, ठीक है, मद्रास में, और उसको एक तरीके से किलाबंदी कर रखी थी, मतलब उसके चारों ओर बंदी एक तरह होता है ना कि इसमें नहीं जा सकते विदाउट परमिशन आप लोग, और ये सारी चीज़ें है ना, उनको अपने अंडर ले लिया था उस बस्ती को बिल्कुल। फ्रांसीसियों की भी ऐसी ही एक बस्ती थी पौंडीचेरी, ठीक है, मतलब कि मद्रास में थी किसकी, ब्रिटिश लोगों की, अंग्रेजों की, और पौंडीचेरी में किसकी थी, वो थी फ्रांसीसियों की। इस क्षेत्र के 3 राज्य हैदराबाद, कर्नाटक एवं मैसूर में उस समय निरंतर संघर्ष चल रहा था, ठीक है। जो एरिया था मद्रास वाला और पौंडीचेरी वाला जो एरिया था, उसके 3 राज्य थे, हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर, तो इनमें बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा था, मतलब कि मेहनत चल रही थी एक दूसरे से लड़ने, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने इस शत्रुता का लाभ उठाया, ठीक है। क्या हुआ कि अब आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताया था कि अंग्रेजों ने हमेशा फ़ायदा ही उठाया है भारतीयों, ठीक है, तो ऐसे ही हम अभी पढ़ रहे हैं क्या कि संघर्ष चल रहा था आपस में, किस किस का, हैदराबाद का, मैसूर का और कर्नाटक का, है ना, कि हम पावरफुल हैं, हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, या तुम हमारे अंडर आ जाओ, तुम्हें हम अपने अंडर, मतलब ये तीनों राज्य आपस में लड़ रहे थे, हैदराबाद, मैसूर और कर्नाटक, ठीक है। फ़ायदा किन्होंने उठाया, अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि हमेशा फ़ायदा उठा के ही जीतते आए हैं, तो बेटा ऐसा होता है कि जब कोई एक स्ट्रॉन्ग आदमी होता है या कोई ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि हाँ हम उस टाइम पे वार करें जब आप सबसे ज़्यादा वीक हो, ठीक है। अब ऐसा होता है टीचर्स का कि मैं आप लोगों से उस दिन सरप्राइज टेस्ट लूंगी जब मुझे लगेगा ना कि हाँ आप लोग भूल चुके हैं, तो वो क्या होगा, वो टीचर की तरफ से मेरी साइड से एक वार हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों की वीक पॉइंट को पकड़ चुकी हूँ। तो ऐसा ही होता था, अंग्रेजों ने वीक पॉइंट को पकड़ लिया भारतीयों के कि हैदराबाद, मैसूर और कर्नाटक में तो अभी वैसे भी प्रॉब्लम चल रही है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हम उनका फायदा उठा लें, तो यही किया। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने एक एक विरोधी गुटों का पक्ष लेना शुरू कर दिया, मतलब कि ये था कि फ्रांसीसियों ने और फ्रांसीसी ने और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, विरोधी आपस में जो एक दूसरे के अगेंस्ट थे उनका पक्ष लेना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1746 से 1763 में 3 युद्ध हुए। अतः अंग्रेज फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाल पाने में सफल हुए। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुए संघर्ष कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। समझ आ गई, मतलब कि क्या होता था, जैसे अंग्रेज है, अब अंग्रेजों ने साथ दे दिया होगा या तो कर्नाटक का या मैसूर का, या फ्रांसीसियों ने साथ दे दिया होगा कर्नाटक या मैसूर या हैदराबाद, इनमें से किसी का, तो क्या हो गया, वो आपस में ही लड़ने लग गए। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे साथ एक और कॉम्पिटिटर है, तो हमें क्या करना है, हमें रेवाड़ी, बावल और महेंद्रगढ़ पे अपनी पहुंच नहीं आसपास पे लेते, रेवाड़ी, बावल और धारवेड़ा में हमें क्या करना है, हमें अपने कब्जे में लेना है। तो क्या होगा, या तो, और उनमें पहले से लड़ाई चल रही है, वो पहले से साथ नहीं है, तो या तो मैं बावल का और रेवाड़ी का साथ दूंगी, या जो मेरा कॉम्पिटिटर होगा वो बावल या धारवेड़े का साथ देगा, ठीक है, या किसी एक का साथ देगा। तो क्या होगा, वो आपस में लड़ेंगे, है ना, और जिसको जहाँ, और उन राज्यों को जहाँ से, उन एरियाज को जहाँ से फायदा ज्यादा मिल रहा होगा वो उसका साथ देंगे। समझ आ गई, तो ऐसा ही हुआ, ठीक है। वो आपस में उन्होंने अपना अपना कोई एरिया चुन लिया होगा जिसका वो साथ दे रहे होंगे, और जो जीता, मतलब फिर वही हुआ कि
फ्रांसीसी और अंग्रेजों का अपना अपना ग्रुप बन गया और उन ग्रुपों में लड़ाई होनी शुरू हो गई और जिस युद्ध को बोला जाता है कर्नाटक युद्ध। समझ आ गया अनुज? समझ आ गया बेटा? अनुज समझ आ गया? बेटा आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आती, क्या बात है? लक्षिता क्या बात है बेटा, आवाज क्यों नहीं आती है? चलिए सुनिए, आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं, ठीक है? बाकी का हम टॉपिक कल करेंगे और आज आप लोगों का सेम वही होमवर्क है। चैप्टर को रीड करिए, इन बिटवीन क्वेश्चंस फाइंड आउट करिए और अगर चैप्टर से रिलेटेड अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कल पूछेंगे, ठीक है? समझ आ गई बेटा? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू। ओके, लीव कर जाइए बेटा।